रही हूँ, जिसमें आपके पास 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पेपर फर्स्ट में आपके पास आता है मैकेनिक्स, पेपर सेकंड में आपके पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड पेपर थर्ड में आपके पास आता है ऑप्टिक्स। राजस्थान यूनिवर्सिटी में तीनों पेपर की मार्किंग कोटा से कुछ अलग होती है, जिसमें फर्स्ट पेपर आपके पास आता है मैक्सिमम मार्क्स 33, पेपर सेकंड मैक्सिमम मार्क्स 33 एंड पेपर थर्ड मैक्सिमम मार्क्स इसमें होते हैं 34। टोटल यहाँ पर 100 का होता है, जबकि कोटा में 150 का होता है। अब इसमें आपके पास होता है एक प्रैक्टिकल आपके पास होता है इसमें 50 मार्क्स का, जिसमें से आपको 18 मार्क्स लाने होते हैं। इसी तरह से आपको इन तीनों पेपर में 12 मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं। अब इसमें आपके पास फर्स्ट पेपर है मैकेनिक्स, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड थर्ड ऑप्टिक्स। इसमें आपका एक ऑप्टिक्स है जो थोड़ा ज्यादा नंबर का है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ओवरऑल लाने हैं 37 मार्क्स, 37 मार्क्स लाने हैं आपको, जिसमें से आपका 50 मार्क्स का क्या होगा प्रैक्टिकल होगा, उसमें से आपको मैक्सिमम लाने हैं 18। ठीक है। अब इसके बाद आपके पास पेपर फर्स्ट की बात होती है मैकेनिक्स। इसमें आपके पास टॉपिक्स हैं, सॉरी फर्स्ट यूनिट, इसमें आपके पास आती है फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं भौतिकी नियम व निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र जैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके अंदर आपके पास आ जाएंगे कोरिलेटिव फोर्स आ जाएंगे, कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएंगे। इसके बाद आती है आपके पास यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड इसमें आपके पास आता है सेंटर ऑफ मास एंड रिजिड बॉडी। सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र व दृढ़ पिंड। सिमिलर आपके पास यूनिट थर्ड, इसमें आपके पास आता है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल के अधीन गति, केंद्रीय बल के अधीन गति। एंड यूनिट 4 आती है इसमें आपके पास डैम्प हार्मोनिक ऑक्सीडेशन एंड ड्राइवन हार्मोनिक ऑक्सीडेशन। अब इसमें आपके पास 4 यूनिट हो गई। फर्स्ट यूनिट फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकंड हो गया आपके पास सेंटर ऑफ मास एंड रिजिड बॉडी एंड थर्ड हो गई मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस एंड फोर्थ हो गई डैम्प हार्मोनिक मोशन एंड ड्राइवन हार्मोनिक मोशन। हम फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेटरी मोशन एंड ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हमें एसिड समझने के लिए ऑक्सीडेटरी मोशन देखनी होगी, ये क्या होती है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं स्लोप का। जैसे कि स्लोप का मीन पॉइंट जिसे हम नाम देते हैं ए। इस मीन पॉइंट को आप या तो बॉल मान लो या फिर कोई पार्टिकल मान लो। अदर पॉइंट्स देते हैं यहाँ पर पी एंड क्यू। अब हमें इसकी देखनी है पार्टिकल की ऑक्सीडेटिव मोशन क्या होती है एंड इसके ऑक्सीडेशन क्या होते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, माना अगर इस ए पॉइंट पर जो आपका पार्टिकल या बॉल है उसको हम एक एक्सटर्नल फोर्स द्वारा पॉइंट पी पर लेकर जाते हैं, तो इसमें जो भी वर्क किया जाता है
उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, चेंज होती है, या फिर ये कह सकते हो किया गया वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपने जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो भी पार्टिकल या बॉल को पी पॉइंट पर पहुंचाया है वो क्या है, या तो कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है, या फिर कह सकते हो कि टोटल जो वर्क है आपका पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर इसी पार्टिकल को अब हम फिर से पॉइंट ए पर लेकर आते हैं तो कौन सा फोर्स है जो पार्टिकल को फिर से पॉइंट पी से पॉइंट ए तक लाने में कार्य करता है। उस फोर्स को हम यहाँ पर नाम देते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, आगे हम इसे देखेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स को एक तरीके से रिस्टोरिंग फोर्स यानी प्रत्यानयन बल भी कहते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ये क्या होता है आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मोशन के अपोजिट का मतलब हमने स्टार्टिंग में पॉइंट ए से पॉइंट टी तक जो भी पार्टिकल को पहुंचाया है, बॉल को पहुंचाया है, उसमें हमने क्या किया है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है। उस एक्सटर्नल फोर्स में जो भी एक्सटर्नल फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी में जो भी चेंज आया है उससे हम क्या कर रहे हैं, इस पार्टिकल को पी पॉइंट से ए पॉइंट तक फिर से पहुंचा रहे हैं। और उसमें कौन सा फोर्स काम कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स F इक्वल होता है आपका माइनस डेल यू। यहाँ पर डेल क्या होता है, आपके पास एक ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर होता है। अब हम बात करते हैं पार्टिकल या बॉल को हम फिर से ए पॉइंट से क्यू पॉइंट तक लेके जाते हैं, तो ये किसके कारण जाएगा, ड्यू टू इनर्शिया। ड्यू टू इनर्शिया ये कह सकते हो जड़त्व के कारण। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम समझ रहे हैं ऑक्सीलरी मोशन। ऑक्सीलरी मोशन को समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है स्लोप का, जहाँ पर अपन ने मीन पॉइंट पर एक बॉल या पार्टिकल लिया है ए। इस बॉल या पार्टिकल को हम पी पॉइंट पर पहुंचाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स का यूज कर रहे हैं, जिससे क्या होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है, या कह सकते हैं किया गया वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उस पार्टिकल को फिर से ए पॉइंट पर लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो उसमें जो भी कार्य किया गया है वो किसके बराबर होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, या कह सकते हो मोशन के अपोजिट किया गया कार्य कंजर्वेटिव फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षी बल। अब हम फिर से क्या करते हैं, पार्टिकल या बॉल को ए पॉइंट से क्यू पॉइंट तक ले जाते हैं, तो वो किसके कारण जाता है, ड्यू टू इनर्शिया, जड़त्व के कारण। तो उसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीलेशन मोशन के लिए ये है कि पोटेंशियल एनर्जी में मिनिमम चेंज कितना है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर किसका फंक्शन होती है, पोजीशन का, एक्स वाई जेड। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो किसका फंक्शन होती है, पोजीशन का फंक्शन होती है। उसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स होगी आपके पास F इक्वल माइनस डी यू, और पोटेंशियल एनर्जी होगी आपके पास U इक्वल यू एक्स बाई जेड। इसके बाद अगर हम बात करें एक सिंपल पेंडुलम की, सिंपल पेंडुलम, इसमें क्या होता है, वही हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं। इस स्ट्रिंग से हमने क्या किया है, एक बॉल को लटका दिया है जिसका मास क्या है, स्मॉल m। अब इस स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पर मान लो स्मॉल l। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बॉब को या लोलक को कुछ डिस्प्लेस कर रहे हैं, और वो डिस्प्लेसमेंट आपका है डैश डैश से यहाँ पर शो कर दिया है, इतना डिस्प्लेसमेंट अपन ने उसको कर दिया है। इसी तरह से जब ये वापस इधर की तरफ आएगा, या हम इसे कह सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन करेगा, इर्द उर्द गति करेगा, तो वो पार्टिकल कहाँ आ जाएगा, या लोलक आपके पास यहाँ आ जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं एक पेंडुलम जो कि क्या करता है, अपनी साम्यावस्था के इर्द उर्द गति करता है, या अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की टू एंड फ्रो
मोशन करता है। इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीलेशन मोशन। इसके बाद आपके पास आता है कि जो ऑक्सीलेशन मोशन है वो आर्बिट्रेरी पोटेंशियल वैल्यू में किस तरह से समझा जाता है। इसमें नेक्स्ट आपके पास आता है ऑक्सीलेटरी मोशन। इन आर्बिट्रेरी पोटेंशियल वैल्यू। अब हमें आर्बिट्रेरी ऑक्सीलेशन मोशन तो हमने देख लिया है। अब हमें देखना है इस ऑक्सीलेशन मोशन को कि पोटेंशियल वैल्यू किस तरह से देखी जाती है। तो सबसे पहले हमने देखा था ऑक्सीलेशन मोशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसका फंक्शन होती है? पोजीशन का। देन उसे किससे समझा जाता है? कंजर्वेटिव फोर्स से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में ग्राफ। तो यहाँ पर हमने मान लिया पोटेंशियल एनर्जी u ऑफ x एंड पोजीशन मान लिया हमने x। तो इसका ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं रैंडमली। अब इसमें हम बात करते हैं, ये इसका हो गया ऑरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु O। इसमें यहाँ पर हम देखते हैं ये इसका क्या हो गया? पीक पॉइंट। ये भी इसका पीक पॉइंट, सिमिलर R और S। अब हमें यहाँ पर देखना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है और किस पॉइंट पर स्लोप का मान 0 है, या कह सकते हो किस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमा और मिनिमा है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है? वही पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन होती है? u x y z पोजीशन का फंक्शन होती है। और इसे किसके द्वारा समझा जाता है? कंजर्वेटिव फोर्स या संरक्षी बल F इक्वल माइनस ग्रेड U, जहां पर ग्रेड या कह सकते हो इसको ऑपरेटर। जब हम इस ऑपरेटर को पोटेंशियल एनर्जी U पर ऑपरेट करवाते हैं तो आपके पास क्या आता है? F वेक्टर इक्वल, आगे माइनस लगा दो, I कैप डेल U अपॉन में डेल x प्लस J कैप डेल U अपॉन में डेल y प्लस K कैप डेल U अपॉन में डेल z। अब यहाँ पर देखो अपना ग्राफ किसमें? 1D में, यानी 1D में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको कंजर्वेटिव फोर्स लेना है वो 1D में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं 1D की। तो यहाँ पर हम अगर तीनों डायरेक्शन के लिए फोर्स की वैल्यू लिखे तो क्या आएगी? Fx I कैप, Fy J कैप एंड Fz K कैप। अब बात हो रही है 1D की इन 1D। तो 1D में हम कंजर्वेटिव फोर्स को क्या लिखेंगे? F इक्वल माइनस डेल U अपॉन में डेल x। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है आपके पास x के साथ, जिसे हम कह सकते हैं पोजीशन का फंक्शन कहलाती है। तो उसको हमें कंजर्वेटिव फोर्स से समझना है तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसकी स्लोप में किस तरह से चेंज आ रहा है। ये कह सकते हैं किस किस पॉइंट पर स्लोप का मान 0 है और किस किस पॉइंट पर स्लोप का मान नेगेटिव या पॉजिटिव है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्लोप की। स्लोप को समझने के लिए यहाँ पर मैं एक रफली डायग्राम बना रही हूँ पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन में। पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में यहाँ पर मैं आपको एक ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ जहाँ पर ये एंगल है इसका थीटा। अगर आपसे इसकी स्लोप पूछी जाए तो इसकी स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर थीटा क्या है आपके पास? लेस देन 90। और जब थीटा लेस देन 90 होता है तो उसकी स्लोप क्या होती है? पॉजिटिव। सेकंड हम बात करें, अगर इस ग्राफ को हम इस तरह से प्लॉट करें तो इसमें थीटा क्या हो जाएगा? 90 से ग्रेटर। तो यदि थीटा इज ग्रेटर 90 तो आपके पास स्लोप क्या हो जाएगी? नेगेटिव। उसके बाद हम थर्ड एक ग्राफ लेते हैं बिल्कुल पैरेलल लाइन, पोजीशन के बिल्कुल पैरेलल लाइन लेते हैं। इसमें थीटा क्या होगा? 0 और थीटा 0 तो स्लोप कितना हो जाएगा? 0। तो हमें इस ग्राफ में क्या देखना है कि कहाँ स्लोप का मान मैक्सिमम, मिनिमम और 0 हो रहा है।
तो आपको पॉजिटिव का पता चल जाएगा कि थीटा लेस देन 90 हो, और जब थीटा ग्रेटर 90 होगा तो स्लोप क्या होगी नेगेटिव, और थीटा 0 होगा तो स्लोप क्या होगी 0। तो अगर आप ग्राफ से देखें तो आपको ग्राफ में आप बता सकते हो P Q R S पॉइंट में से कहाँ कहाँ पर स्लोप क्या होगी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं R और S पॉइंट की। तो यहाँ पर देखो ग्राफ में इन ग्राफ R एंड S पॉइंट, R और S पॉइंट पे देखो स्लोप क्या होगी आपके पास, यहाँ पर स्लोप कैसे देखोगे, वो इसमें ग्राफ देखोगे आप, ग्राफ आपको कैसे मिलेगा इन पॉइंट्स के पैरेलल मिलेगा, और वो किसके वो सॉरी पोजीशन के पैरेलल मिलेगा आपको। पोजीशन क्या है आपके पास x डायरेक्शन में, तो P Q R S ये आपके पास क्या होगी पैरेलल लाइंस हो गई। तो पैरेलल लाइन से तो थीटा मतलब क्या हो गया आपके पास 0, थीटा 0 तो स्लोप क्या होगा आपके पास 0, और यहाँ पर स्लोप आपके पास क्या है डेल u अपॉन में डेल x इक्वल 0। जब आपके पास स्लोप 0 है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। इसी तरह से हम बात करते हैं P और Q पॉइंट्स की। अगर P और Q पॉइंट्स की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस इसका मतलब क्या हुआ थीटा इक्वल 0। तो इसके लिए भी हम क्या कह सकते हैं सॉरी f इक्वल 0। सिमिलरली P एंड Q पॉइंट्स, यहाँ पर भी आपके पास क्या है थीटा 0, थीटा 0 तो स्लोप 0, स्लोप क्या हो गया आपके पास डेल u अपॉन में डेल x 0। तो आप कह सकते हो फोर्स की वैल्यू क्या होगी 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा। तो आप कह सकते हो P Q R S इन पॉइंट्स पर नेट फोर्स आपके पास क्या होगा 0 होगा। ये तो आपके पास हो गया P Q R S, P पॉइंट्स पर आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा 0 होगा। उसके बाद हम बात करें अगर आपके पास जो R पॉइंट है उसको हम क्या करें थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, R पॉइंट को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें। तो डिस्प्लेस कर देंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी कम होगी। तो एक बार इसको मैं रख करती हूँ। तो हम बात करते हैं R और S पॉइंट की। अगर हम पॉइंट R एंड S, अगर हम पॉइंट R को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें तो ये हम कह सकते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है कम हो रही है, या कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का मान नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं अगर आप कोई भी पार्टिकल यहाँ पर डिस्प्लेस कर रहे हो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि वो पार्टिकल कभी भी अपनी मेन पोजीशन पर लौटकर नहीं आएगा। अर्थात आप क्या कह सकते हो R और S पॉइंट आपके कैसे हो गए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। फिर से देखो R और S पॉइंट अगर हम इन दोनों पॉइंट्स पे क्या करें पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें तो हमें पता है उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो उसमें क्या होगा वो पार्टिकल कभी भी अपनी मेन पोजीशन पर नहीं आएगा। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब उसकी स्लोप की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। पहले आपके पास स्लोप की वैल्यू PQRS पर 0 थी, लेकिन R और S पॉइंट को अगर अपन थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो उसके लिए उनकी स्लोप की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, जिससे क्या होता है वो अपनी मेन पोजीशन पर वापस लौटकर नहीं आते हैं। तो R और S पॉइंट को यहाँ पर कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसी तरह से हम बात करते हैं P और Q पॉइंट की। P और Q पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं दो अनदर पॉइंट ले रहे हैं A एंड B। अभी हमने देखा था ऑक्सीडेशन मोशन। ऑक्सीडेशन मोशन क्या थी आपके पास जो क्या करती है जो आपके पास पीक पॉइंट होता है, P पॉइंट होता है, इसकी क्या करती है टू एंड फ्रो मोशन करती है, इधर उधर गति करती है, उसका हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन मोशन। और वो किसके कारण होती है आपके पास ऑक्सीडेशन मोशन, एक बार फिर से देख लो। अगर हम बात करें APB, APB इस वैल की अपन बात करें
तो इसमें देखो आपके पास क्या है, वही पार्टिकल को अगर हम क्या करते हैं P पॉइंट से A पॉइंट पर लेके जाते हैं, तो हमने देखा था उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स कार्य कर रहा था, उसके कारण क्या हो रहा था, वो पार्टिकल फिर से A से क्या आ रहा है, P पॉइंट पर आ रहा है। साथ ही साथ उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, F इक्वल माइनस डेल U अपॉन में डेल X। 1D की बात हो रही है इसलिए F इक्वल माइनस डेल U अपॉन में डेल X, या फिर आप ग्रेडियंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, तीनों डायरेक्शन के लिए लिखना चाहो तो माइनस डेल U। उसके बाद हम बात करते हैं इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने देखी थी, इसके लिए U क्या होती थी आपके पास, x y z का फंक्शन होती थी, या हमारे पास ग्राफ 1D में है तो हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, U ऑफ x की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, पोटेंशियल वेल क्या होता है, पोटेंशियल वेल। इसके लिए देखो अगर आप मानो पार्टिकल को P से A पर लेके जा रहे हो, तो वो A से P पर वापस आ रहा है, कुछ टाइम बाद आप देखोगे ड्यू टू इनर्शिया के कारण क्या हो रहा है, वो पार्टिकल P से B की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से कौन सी मोशन कर रहा है, ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है। साथ ही साथ में हम कह सकते हैं कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का मान अगर मिनिमम एनर्जी से ज्यादा नहीं हुआ तो वो पार्टिकल कहाँ रहेगा आपका, इस A P B डेल के अंदर रहेगा, जिसे हम बोलते हैं बाउंड स्टेट, या आप कह सकते हो पोटेंशियल वेल। तो कई बार पूछ लिया जाता है बाउंड स्टेट क्या होती है या पोटेंशियल वेल क्या होता है। तो A P B इसके अंदर जो भी पार्टिकल कंटिन्यू क्या करेगा, ऑक्सीडेशन मोशन करेगा, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल वेल या बाउंड स्टेट। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ओनली P पॉइंट के लिए देखना है पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से चेंज हो रही है। तो उसके लिए हम इसका एक्सपेंशन देखते हैं टेलर सीरीज से, बाय टेलर सीरीज, बाय टेलर सीरीज। सबसे पहले देखो वही P पॉइंट के लिए हमको देखना है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं P पॉइंट P के लिए पोटेंशियल एनर्जी की, यहाँ पर हमने मान लिया x की वैल्यू, वो सॉरी पोजीशन की वैल्यू हमने मान ली यहाँ पर x नॉट। कह सकते हो कि जो पार्टिकल है P पॉइंट तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, x नॉट डिस्टेंस कवर कर रहा है, जहाँ O उसका क्या है, मूल बिंदु ऑरिजिन पॉइंट। अब हम इसके लिए देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर आपको पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ मिलेगी। तो साथ में आप यहाँ पे नीचे लिख लेना कि P एंड Q पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होगी, मिनिमम होगी, मिनिमम, एंड R और S पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम। अब हम इसको टेलर सीरीज से एक्सपेंशन करते हैं कि P पॉइंट के लिए टेलर सीरीज की वैल्यू किस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं P पॉइंट के लिए, तो इसको क्या लिखोगे आप, U किसका फंक्शन है, x का, तो आप क्या लिख सकते हो, Ux इक्वल, यहाँ पर अपन फर्स्ट P पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं। P पॉइंट पर आपके पास पोजीशन की वैल्यू क्या है, x नॉट, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे आप, Ux नॉट। देन इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। B पॉइंट तक जैसे आप पहुंचते हो तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी तो हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, डेल U अपॉन में डेल x माइनस x नॉट, जहाँ पे x क्या है उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कह सकते हो, अपॉन में फैक्टोरियल 1 प्लस डेल स्क्वायर U अपॉन में डेल x स्क्वायर x माइनस x नॉट का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, सिमिलर डेल क्यूब U अपॉन में डेल x क्यूब x माइनस x नॉट का होल क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस डेल 4U अपॉन में डेल x 4 x माइनस x नॉट की पावर 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। उसके बाद देखो हम बात करें P पॉइंट के लिए, P पॉइंट के लिए जिसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल वेल।
तो इसके लिए देखो फर्स्ट हम बात करते हैं P पॉइंट पर। अगर हम क्या करें, इस P पॉइंट को, अगर हम इस P पॉइंट को थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, कहाँ पर, ओरिजिन पॉइंट या कह सकते हो मूल बिंदु पर, तो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ux नॉट इक्वल 0। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ओरिजिन पॉइंट पर x नॉट क्या होगा 0, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम या कह सकते हो 0। x नॉट इक्वल भी आपके पास क्या होगा 0 होगा। उसके लिए हम बात करते हैं इक्वेशन, इसको फर्स्ट नाम दे दो। इक्वेशन फर्स्ट में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ux इक्वल ux नॉट 0 प्लस डेल u अपॉन में डेल x, x अपॉन में फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस डेल स्क्वायर डेल क्यूब u अपॉन में डेल x क्यूब, x क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 क्या होता है आपके पास 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1 6 एंड डेल 4 क्यूब u अपॉन में डेल x 4 x माइनस x नॉट इसकी होल पावर 4। अब फैक्टोरियल 4 क्या होता है 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1 24। तो यहाँ पर आपके पास क्या है 24 एंड सो ऑन। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट P से हम B पॉइंट पर जाते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो हम बात करते हैं P पॉइंट के लिए एट पॉइंट P। तो सबसे पहले देखो पॉइंट P पर आपके पास स्लोप क्या थी 0, पॉइंट P पर स्लोप 0, तो डेल u अपॉन में डेल x इक्वल 0। तो इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद हम देख रहे हैं पॉइंट P से पॉइंट B पर जाने के लिए आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या हो रहा है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इसका डबल टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल x स्क्वायर इक्वल क्या आएगा पॉजिटिव, और उसको हमने कांस्टेंट नाम दे दिया है k। सिमिलर डेल क्यूब u अपॉन में डेल x क्यूब इक्वल पॉजिटिव, इसको हमने नाम दे दिया है k1। इस तरह से डेल 4u अपॉन में डेल x 4 इक्वल पॉजिटिव, इसको नाम दे दिया है k2। तो अब क्या करोगे इक्वेशन नंबर सेकंड में इन सब स्लोपों की वैल्यू रखोगे और उससे क्या निकालोगे पॉइंट P पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो इक्वेशन सेकंड में इन स्लोपों की वैल्यू रख दो, तो आपके पास क्या आएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ux इक्वल डेल u अपॉन में डेल x 0, सेकंड टाइम आपके पास है k, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास k x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस थर्ड में आपके पास आएगा k1 x क्यूब अपॉन में 6 प्लस सेकंड आपके पास आएगा k2 x की पावर 4 अपॉन में 24 एंड सो ऑन। उसके बाद हम बात करते हैं अगर आपके पास x क्या हो इज वेरी स्मॉल, x क्या है यहाँ पर आपके पास पोजीशन x इज वेरी क्या हो स्मॉल, तो आपके पास इसकी हायर पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, हायर पावर इज नेगेटिव। तो इक्वेशन थर्ड से क्या आएगा ux इक्वल kx स्क्वायर अपॉन में 2। सेकंड और थर्ड टर्म आपके पास क्या हो जाएगी 0, तो इक्वेशन 4 क्या आ रही है आपके पास ux इक्वल kx स्क्वायर अपॉन में 2। यहाँ पर आपके पास x क्या है पोजीशन है और u आपके पास क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी। तो इक्वेशन 4 से देखो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है पोजीशन का फंक्शन आ रही है, तो इसको क्या लिख सकते हो u ऑफ x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास क्या आया है ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोजीशन का क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोजीशन का क्या है स्क्वायर का फंक्शन है। स्क्वायर का फंक्शन मतलब पैराबोलिक फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन की फॉर्म में क्या होगा चेंज होगा। तो इसका जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ मिलेगा वो कैसे मिलेगा पैराबोलिक फॉर्म में मिलेगा।
इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कंजर्वेटिव फोर्स की। कंजर्वेटिव फोर्स अभी हमने देखा था F इक्वल क्या होता है माइनस डेल U। कंजर्वेटिव फोर्स F इक्वल माइनस ग्रेड U। जहां पर हमने इसको एक्सप्रेशन किया था एट वेक्टर इक्वल माइनस आई कैप डेल यू अपॉन में डेल एक्स प्लस जे कैप डेल यू अपॉन में डेल वाई एंड के कैप डेल यू अपॉन में डेल जेड। यहाँ 1D की बात हो रही है तो आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स क्या आएगा एफ वेक्टर इक्वल माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स। यहाँ आपके पास क्या है एफ वेक्टर इक्वल एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड ठीक है। यहाँ आप एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो क्योंकि सिर्फ 1D की बात है। 1D में आपके पास फोर्स क्या होगा माइनस डेल यू अपॉन में डेल एक्स। तो आपको क्या करना है इक्वेशन 4 से आपको निकालना है कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा। तो इसका क्या करना है आपको एक्स के रेस्पेक्ट में अपकरण डिफरेंशिएशन करना है। तो इक्वेशन 4 से आपके पास फोर्स क्या आएगा एफ ऑफ एक्स वेक्टर इक्वल माइनस के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x अपॉन में 2 से 2 कैंसिल तो आपके पास क्या है माइनस के एक्स। तो आपके पास फोर्स क्या है एफ वेक्टर इक्वल माइनस के एक्स। और यहाँ पर आपके पास ये कौन सा फोर्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स जिसे कहते हैं प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल और ये आपके पास है संरक्षी बल। यहाँ से आपके पास फोर्स में पोजीशन के साथ क्या रिलेशन आया है एफ ऑफ एक्स इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स। तो यहाँ पर देखो फोर्स तो आपके पास आया एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या कह सकते हो संरक्षी बल का मान पोजीशन के साथ किस तरह से चेंज हो रहा है उसकी लीनियर फॉर्म में यानी रेखीय फॉर्म में। तो उसको आप क्या कह सकते हो कि वो एक्स की क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का मान किस तरह से चेंज हो रहा है उसके स्क्वायर फॉर्म में। तो यहाँ से आपके पास ये तो आ गया पोटेंशियल एनर्जी का मान तो पैराबोलिक फॉर्म में और फोर्स का मान आ गया आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स। तो आपके पास यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स एफ आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो क्यू पॉइंट्स के लिए भी फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है वही सेम यहाँ पर दो अदर पॉइंट्स कंसीडर करने हैं सी और डी। क्यू पॉइंट्स पे आपको वही क्या करना है पहले तो उसकी स्लोप निकालनी है। स्लोप हमने निकाल लिया है पी क्यू आर एस पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू क्या होगी 0। तो उसके लिए हमको क्या करना है टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना है। तो उससे आपको देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी का मान है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। तो आप जब क्यू पॉइंट्स पे निकालोगे तो उसकी वैल्यू आपके पास इस तरह से आएगी क्योंकि 1D में बात हो रही है। इसी तरह से आप इसको 2D और 3D में भी देख सकते हो। इसी तरह थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो और अच्छा बना सकें। थैंक यू।